सेकंड पेपर में जब जाएंगे, जो कि आप गए होंगे, देखे होंगे, यहां लिखो तो इसके एक तो आपने ये चल रहा है, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, है ना। ऑलमोस्ट हम लास्ट ही में हैं, खड़े हैं लास्ट में। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो सोशल जस्टिस लिखा है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो गवर्नेंस लिखा है। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो इंटरनेशनल क्या लिखा है, रिलेशंस लिखा है। ये चार चीजें लिखी हुई हैं, समझे, ये चार चीजें लिखी हुई हैं। आप बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझे आईआर समझ लेंगे क्या? नहीं समझ सकते। आप बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझे सोशल जस्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रॉ मॉल है, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, उस चीनी और नमक की तरह है, जैसे चीनी हर मिठाई में है और नमक हर दाल सब्जी में है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी की जगहों पे भी है। सोशल जस्टिस में जब आप एससी एसटी की बात करेंगे, वुमेन की बात करेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आ जाएगा ना। आर्टिकल 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 में क्या, राइट टू इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। तो सोशल जस्टिस कैसे करेंगे बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट के? तो कई लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रीलिम्स के पहले, मींस प्रीलिम्स के पहले सोशल जस्टिस भी पढ़ लें तो प्रीलिम्स को ज्यादा अच्छे से सही किया जा सकता है। सोशल जस्टिस को कई लोग मेंस का केवल विषय मानते हैं। ये मेंस का विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्री में जाएंगे सिलेबस में तो ये लिखा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन सोशल जस्टिस पे मेरा मानना है कि सोशल जस्टिस अकेला विषय नहीं अपने आप में। जिस तुलनात्मक स्टडी की हम बात कर रहे हैं, उस तुलनात्मक स्टडी में क्या आप संविधान पढ़ते समय सोशल जस्टिस की बात नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। भाई सरकारें क्या करती हैं? सरकारें एक सोशल वर्कर हैं। भाई हमसे समाज बना है, हमारा काम करती हैं, एज ए सिटीजन हमारे लिए काम करती हैं। सरकारें सोशल वर्कर ही तो हैं। और सोशल काम करने वाला क्या करेगा? सोशल अनजस्टिस नहीं करेगा। और अगर अनजस्टिस हुआ सोशल, तो संविधान संतुलित रहेगा? आप बताइए। सोशल जस्टिस नहीं हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो उद्देश्य वो प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। जब सोशल जस्टिस नहीं होने की स्थिति में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, तो सोशल जस्टिस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो लोग इंडियन पॉलिटी तो पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फिर वो सोशल जस्टिस को मेंस का विषय बता देते हैं। क्यों? मेंस में लिखा है, मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव पूछ ही रहा है जो पूछ रहा है। लेकिन इसका अगर तुलनात्मक भाव इसमें कहीं है और आप कंपैरेटिव स्टडी को जानते हैं, तो सोशल जस्टिस भी अगर पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स से पहले, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो बहुत मामूली जगह पर, जहां पर सब कुछ करते हुए आगे बढ़ते हुए थोड़े से जहां अटकाव फंसाव होता है, वहां नैया थोड़ी पार हो सकती है।
लोग कहते हैं अरे ये तो छोटा विषय है, तो 20-22 घंटे का पढ़ने का विषय। हम कहे यार 20-22 तुम छोड़ो, 2-2.5 घंटे का हो। अगर उसकी उपस्थिति से आपका सिलेक्शन प्रभावित होता है, एक कांटा है पैर में चुभता है, पूरी चाल बिगाड़ देता है। पैर में कटार तलवार लगना ही जरूरी नहीं है, एक कांटा भी चुभ जाए, एक जूते में थोड़ा सा अगर कोई रोड़ी हो और जूता पहन के चलिए, उतना ही आपकी चाल को खराब कर देता है, कंसंट्रेशन लूज कर देता है, लगता है कि कुछ यार चीज हो रहा है। तो एक सवाल, महज एक सवाल, जिसका रिलेशन इंडियन पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस से कहीं बन रहा है, और आपने कंपैरेटिव स्टडी करके उस सवाल की व्यथा व्यवस्था को नहीं समझा, तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर कहीं उपस्थिति हुई तो आप अव्यवस्था रहेगी आपके सिलेक्शन में। और एक सवाल, अब किसी का 10 सवाल से थोड़ी रुकता है सिलेक्शन, 10 सवाल से नहीं रुकते सिलेक्शन, तो एक आध ही सवाल से रुकेंगे। 10 सवाल वाला तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, एक आध 2 सवाल मान लेते हैं। अब 1-2 सवाल का रहस्य अगर यहां पर छुपा हुआ है और आपने इसको मेंस का सब्जेक्ट बना रखा है, तो ये तो यार आपकी बहुत एक्सट्रीमली अच्छी पॉलिसी तो नहीं है। हा? अब नेक्स्ट आता है गवर्नेंस। कई सालों तक बहुत सारे शिक्षक, अब इसकी व्यवस्था को जरा समझ के देखें, बहुत सालों तक बहुत सारे टीचर्स गवर्नेंस के नाम पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही पढ़ाते थे। कक्षाओं में, कोचिंगों में हाल बता रहे हैं आपको, विद्यार्थी को भी नहीं पता। आप गवर्नेंस का मतलब क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे बताओ, क्या कहोगे? शासन। गवर्नेंस को शासन ही तो कहते हो ना, तो किसका शासन है? मोदी जी का। कहते ना मोदी का शासन, तो मोदी जी हैं क्या? प्रधानमंत्री। तो लोग क्या पढ़ा देंगे? प्रधानमंत्री। और हम गवर्नेंस पढ़ाते हैं तो हम कहीं प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख ही नहीं करते, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का। अगर मैं संविधान में, उदाहरण सब समझना, संविधान में आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? एक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति हमने यहां पढ़ लिया तो यहां गवर्नेंस में अलग से कुछ कहना होगा ना भाई, यूपीएससी जो है उसी सिलेबस को दोबारा रिपीट क्यों करेगा? क्वेश्चन तो इतनी पूरी जिंदगी काट दिया, उसने रिपीट नहीं किया। 1979 से प्रीलिम्स हो रहा है, 1979 से प्रीलिम्स शुरू होगा, 2024 तक यात्रा को आप देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, और एक भी क्वेश्चन रिपीट किया हो तो बताना मुझे, इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उस सिलेबस क्यों रिपीट करेगा? जब आपसे संविधान में राष्ट्रपति पढ़वा दिया तो गवर्नेंस में राष्ट्रपति क्यों पढ़वाएगा? प्रधानमंत्री क्यों पढ़वाएगा? मंत्रिपरिषद क्यों पढ़वाएगा? गवर्नर क्यों पढ़वाएगा? मुख्यमंत्री क्यों पढ़वाएगा? क्यों पढ़वाएगा भाई? वो तो आप पढ़ लिया यहां पे। तो लेकिन ये जो गवर्नेंस है, क्या इंडियन पॉलिटी को समझे बगैर गवर्नेंस को समझ सकते हैं? आप बताओ। इंडियन पॉलिटी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिना समझे आप सोशल जस्टिस नहीं समझ सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बगैर समझे आप गवर्नेंस नहीं समझ सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझे बगैर आप इंटरनेशनल रिलेशन भी नहीं समझ सकते। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का कंपैरेटिव फॉर्म बाकी 3 विषयों में है या नहीं है? है।
आप आईआर पढ़ने चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही नहीं है। आप सोशल जस्टिस करने निकलते हैं, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है। आप गवर्नेंस पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नैरेटिव है वो इन 3 विषयों से कंपैरेटिव स्टडी में कहीं ना कहीं मेल खाता है। लेकिन आप क्या कहेंगे, सोशल जस्टिस मेंस का विषय, गवर्नेंस मेन का विषय, आईआर तो चलो मान लो प्रीलिम्स में करंट वरेंट में लोग पढ़ते हैं, इन 2 विषयों को तो मेन का ही विषय बना रखा है लोगों ने। मेरा ऐसा मत है और मेरा ऐसा अनुभव है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले सोशल जस्टिस और गवर्नेंस को भी ठीक से पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स में जो सवाल सही होने की मात्रा है उसको बढ़ाया जा सकता है। बड़े होनहार लोग भी इस आशय को बहुत अच्छे से संलग्न नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। उनको लगता है कि भारतीय संविधान हम जान लिए, खत्म। आप सोशल जस्टिस पढ़ के देखिए। हाँ, आर्टिकल 341 में अगर एससी है, आर्टिकल 342 में एसटी है, तो सोशल जस्टिस किसको चाहिए? आर्टिकल 340 में ओबीसी है, जस्टिस किसको चाहिए? आर्टिकल 15 में आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जस्टिस किसको चाहिए? और आर्टिकल 14 में कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, जस्टिस किसको चाहिए? हाँ, ये लोग तो मिलता है रास्ते में वहां। क्यों? रेलवे स्टेशन पे जाइए तो कहते हैं ऐसे स्लोप वाला बनाओ ताकि दिव्यांग आदमी को भी ऐसे गाड़ी से ले जाना आसान हो जाए, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म। व्हाट डू मीन? कितने दिव्यांग आते हैं देहरादून स्टेशन पे चले जाइए जिनको ऐसे ठेल के गाड़ी से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना है। एक भी आए तो ये रैंप बनाना पड़ेगा आपको। क्या आप उसको उसकी सुविधा का ख्याल नहीं रखें क्या? फिर तो ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोरिलेशन बाकी के सब्जेक्ट से है। समझ गए ना? हमारे यहां संविधान से पता चलता है कि प्रधानमंत्री वास्तविक सत्ता, यानी मंत्रिपरिषद वास्तविक सत्ता है। और अमेरिका के संविधान से पढ़ने से पता चलता है कि वहां का राष्ट्रपति वास्तविक सत्ता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति से समझौता करके आते हैं। चीन का तो राष्ट्रपति ही मिलता है हमको, रशिया में राष्ट्रपति ही मिलता है हमको, लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो प्रधानमंत्री मिलता है, यही पाकिस्तान चले जाइए तो प्रधानमंत्री मिलता है, यही ब्रिटेन में चले जाइए तो प्रधानमंत्री मिलता है। अपने संवैधानिक ढांचे को जब समझा तो वास्तविक सत्ता ने पाया किस में? मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद का हेड किसको पाया? प्राइम मिनिस्टर को। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या है? हमारी मंत्रिपरिषद क्या है? वास्तविक सत्ता है। लेकिन जब हम अमेरिका जाते हैं तो वहां वास्तविक सत्ता जो बाइडेन में हम पाते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन के भी समझौता करेंगे ना। यही चीन में होता है। लेकिन अगर अमेरिका यहां गए, पाकिस्तान गए तो वहां का पीएम से होगा। तो आईआर करने गए तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि यार हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों मिलते, क्या अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होते क्या? हाँ, इंग्लैंड जाते हैं तो प्रधानमंत्री मिलता है, फ्रांस जाते हैं तो राष्ट्रपति मिलता है, जर्मनी जाते हैं तो चांसलर मिलता है। ये कैसा कहानी है? फिर समझ गए नहीं बात को? समझ रहा ना? और जापान में प्रधानमंत्री से बात होती है,
जिसके पास रियल पावर होगा उसी से तो बात करेंगे यार। और जो कंपेयर आपने किया तो जो ये सब्जेक्ट निकल के आए कि सोशल जस्टिस बिना संविधान पढ़े संभव नहीं है, सोशल जस्टिस बिना गवर्नेंस को संभव, बिना संविधान के संभव नहीं है गवर्नेंस। तो संविधान का पूरे सेकेंड पेपर में एक प्रकार से उसका अध्यादेश चलता है, ठीक है। थर्ड पेपर में आओ। पहले क्या है, इकोनॉमी का पेपर है। फिर क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। फिर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी है। फिर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ गए। ये इतनी बातें हैं, इसको ये अलग विषय हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी खोलोगे तो फिजिक्स मिलेगा, फिर खोलोगे केमिस्ट्री मिलेगा, फिर खोलोगे बायोलॉजी मिलेगा, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी मिलेगा, फिर खोलोगे तो टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आपने इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को समझने के लिए यहाँ की ढांचा, यहाँ का कानून, यहाँ की व्यवस्था को समझने की जरूरत है कि नहीं? हाँ? अगर आप देश के हालात को, अर्थव्यवस्था को समझने निकले हैं तो क्या क्या ऐसे पहले समझ लिया जाए कि पढ़ना आसान हो जाए, तो उसका कंपेयर फॉर्म वहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों? आपको आर्टिकल 17 पता ही नहीं है, अनटचेबिलिटी है, और आप पता करने निकले हैं कि आखिर ये गरीबी क्यों है। क्यों? आपको पता ही नहीं है कि इस देश में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, तो आप कैसे पता करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ क्यों नहीं? हाँ? आपको ये पता ही नहीं है कि पुरुषों का महिलाओं पे प्रभुत्व था, और फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं है। जब आपको आर्टिकल 15 पता ही नहीं है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है, डिस्क्रिमिनेशन रोका क्यों आपने? नहीं, आप बताइए क्यों रोका? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, और भी तो 4 चीजें लिखी हुई हैं। जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था, है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, असम में जाते हैं तो बिहार के लड़के लठ नहीं खाए हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन आपने रोका है ना, क्यों रोका? क्योंकि था। फिर आप कहते हैं हम उसका एम्पावरमेंट चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट कहां पढ़ोगे? आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक सबलता के लिए आपको इकोनॉमी में जाना होगा, और डिस्क्रिमिनेशन को आप समझते नहीं हैं।
तो इसको थर्ड पेपर में क्यों रखा, फर्स्ट में रख लेता। तो अगर आप संविधान की परिपाटी को समझते हैं तो देश में महिलाओं के हालात को भी समझना आपके लिए आसान होगा, महिलाओं को ही नहीं और लोग वर्गों का भी। जहां पुरुष फैसले लेते रहे हों वहां पर आप 19(1) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन लाए। पुरुष सोचता है हम कमा रहे हैं, तुमको कमाने की क्या जरूरत है। और एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अरे तुम्हारी कमाई सोच से क्या मतलब यार, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी नीड है ना, खाना खा के ही जिंदगी जीना है क्या। अगर आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने निकले हैं तो पुरुष करोड़ कमाता हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि महिलाएं कमाएंगी ही नहीं, काम ही नहीं करेंगी। वो तो आपकी तरक्की है। कितने आईएएस होते हैं उनकी बीवी भी आईएएस, कितने आईपीएस हैं उनके बीवी भी आईपीएस। वो आईएएस ऑफिसर कहे करे हमको सैलरी तो मिलती, तुम कहां चक्कर में पड़ी घर में रहो, काहे। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कहां से आएगा। फिर तो महिलाएं कुछ होंगी ही नहीं, सब पुरुष ही कमाते रहेंगे जिंदगी भर। तो डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए हमारे संविधान में लाया गया कि इसको रोको। अनटचेबिलिटी थी कि नहीं, तभी तो आर्टिकल 17 लाए। अरे भाई जो है ही नहीं उसको क्यों लाएंगे। साइबर जब मोबाइल नहीं था तो हमें साइबर लॉ की जरूरत नहीं थी। जब मोबाइल आया तो हम मोबाइल लाए ना, पहले लॉ लाए थे कि मोबाइल लाए थे, आप बताइए। पहले इंटरनेट, लॉ, ईमेल, ये सब जियो, ये सब आचा पाचा आया कि आप लॉ ला लिए थे पहले। अरे जब लाओगे उसका साइड इफेक्ट होगा, डेंट पड़ेगा, तो उसको रोकने कानून लाओगे। तो अस्पृश्यता का अंत क्यों लाए आप। अरे इसीलिए लाए प्रभु कि था ये। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए आर्टिकल 15 क्यों लाए, था। राइट टू इक्वलिटी क्यों लाए यार, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी नहीं था। जब आप राइट इक्वलिटी नहीं होगी, वुमेन और मैन में डिफरेंसेस होंगे, एक वर्ग दूसरे वर्ग पे प्रभुत्व करेगा, उसको छुआछूत अछूत करेगा, तो इकोनॉमी में वो पिछड़ा रहेगा ना। तो जब तुम इकोनॉमी पढ़ोगे तो कहोगे कि ये गरीब हैं, ये फलाना है, ये हंगर में है, ये इसमें है। कहां से हो गए ये, कहां से हुए। तो संविधान पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो संविधान की कठिनाइयां रही हैं, जो समाज की कठिनाइयां रही, उसको रोकने का, समाज ने सरल करने का संविधान ने प्रयास किया, और उसका रिफ्लेक्शन अर्थव्यवस्था पे दिखता है। अर्थव्यवस्था पर रिफ्लेक्ट होगा वो। तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी और भी नानी, हो सकता है कि स्कूल का मुंह ही न देखे हो, समझ गए ना। और स्कूल का मुंह नहीं देखा ना, तो बाजार का भी मुंह नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि स्कूल के मुंह के रास्ते से बाजार का मुंह निकलता है। स्कूल का मुंह देखेंगे तो अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, अर्थव्यवस्था सशक्त होगी तो बाजार में खड़े होंगे। तो जो स्कूल का मुंह नहीं देखता है वो बाजार से भी गायब रहता है। बाजार मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो बोल रहा हूं मैं। कार उठाते हैं, चल देते हैं बिग बाजार वहां माल घूमने, और 5,000 10,000 खरीदारी करके आते। किसके कारण करके आते हो तुम, कौन सा कारण है ऐसा भाई। मेन कारण है तुम्हारी इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे तुम्हारी जनरेट हुई। तुम डिस्क्रिमिनेशन के प्रतीक नहीं हो, तुम एक्सप्लॉयटेशन के प्रतीक नहीं हो। तो संविधान ने इसको रोक करके लोगों की इकोनॉमी को जनरेट करने में मदद किया कि नहीं किया, उसका रिफ्लेक्शन वहां है। रोको मत, जाने दो।
क्या किया था? हम पहले क्या थे? रोको, कामा, मत जाने दो। रोको, मत जाने दो। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? रोको, इनको आगे मत बढ़ने दो। छुआछूत क्या है? रोको, मंदिर मत जाने दो, तालाब में मत नहाने दो। समाज में यही तो हो रहा था या कम ज्यादा था? हर 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 जमाने का समाज ऐसे कुछ आपत्तियों को, विपत्तियों को सहता आता आ रहा है। रोको मत जाने दो, संविधान ने क्या किया? संविधान ने इसको कामा बदला है बस। रोको मत जाने दो, समझ गए? कामा यहां लगा दिया उसने। रोको मत जाने दो, संविधान ने क्या किया? रोको मत जाने दो। स्त्री पुरुष बराबर हैं, आर्टिकल 15। जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं। रोको मत जाने दो। अगर आपको रोकेंगे ही नहीं तो जब आप भी जाएंगे तो इकोनॉमी में क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। अब स्त्री पुरुष का किस बात का भेद? तो आज जो महिलाओं की इकोनॉमी है या जो रिफ्लेक्शन देश की इकोनॉमी में है, क्या संविधान के इन आधारभूत मूल सिद्धांतों से नहीं गुजरता है? 100%। तो रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर टार्च कहां पड़ रही, रोशनी कहां है? संविधान में। कहां से निकली? संविधान से। पड़ किस पे रही है? इन सब पे भी पड़ रही है। आपने इकोनॉमी को एक अलग सब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन अपने आप में वो क्या अकेला यात्रा कर रहा है? देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को लेके चल रहा है। चल रहा है ना? और 1 अरब 40 करोड़ लोगों को ताकत कौन दे रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। बिना ताकत के ही अर्थव्यवस्था की बैलगाड़ी आप आगे बढ़ाएंगे? नहीं। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता में भी संविधान की मौलिकता का बहुत संबंध है। तो संविधान की गंभीरता को जितना बेहतर समझे होंगे, अर्थव्यवस्था में उसके एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण करना, अरे पहले डिस्क्रिमिनेशन तो रोक लो। और डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए तो आपको जाना है संविधान में, वहां मना है कि भैया नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। घरेलू हिंसा का कानून 2005 में आया था। घर तो जमाने से है, हिंसा भी होती रही, 2005 में ही क्यों? कानून बाद में आता है, समस्या पहले आती है। समस्याएं आती हैं तो उसको रोकने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो कुछ चीज की प्रगाढ़ता और गाढ़ता जब तक आप अपने अंदर नहीं उतारेंगे, वो चीज क्या रह जाएगी? बुलबुला की तरह होगा, बस अगवा जाकर फूट जाएगा। संविधान को अपनी मांसपेशियां समझिए, जैसे हथौड़ी, लीवर, ये सब किडनी फिडनी की तरह समझिए। इनका बने रहना जरूरी है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट सब 3rd पेपर के हैं। ठीक है ना? अगर किसी भी आपके देश में एक पेंडेमिक आया था, कोरोना, आपने टीका बनाया, टीका लगाया। अफ्रीका में 45 ऐसे देश थे
जो न टीका बना सकते थे न खरीद सकते थे। आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? मान लो चलो भाई आपके पास टेक्निक नहीं है, टीका नहीं बना पाए, चलो चलेगा, लेकिन टिकवा खरीद भी नहीं सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? इकोनॉमी, पैसा। वो दक्षिणी सूडान टीका खरीदेगा? हाँ, जहां वो एक बच्ची ऐसे माथा रखी हुई है और एक गिद्ध देख रहा है, तो वहां टीका खरीदा जाएगा? जहां लोग मिट्टी की रोटी बना करके सुखा के खाते हैं, वो टीका खरीदेंगे? उनको पता भी है कोरोना फैला था? नहीं, उनको कैसे पता कोरोना फैला था? भारत का सर्वे कर लीजिए, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कोरोना आया भी था। सबको थोड़ी पता है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर तो आपदा तो आएगी, प्रबंधन कैसे करोगे? बादल फटेंगे लेकिन बच्चों आगे क्या करोगे? नदियां तो तोड़ ताड़ देंगे, आगे क्या करोगे? वो केदारनाथ में क्या था, आपदा था, तो बाद में प्रबंधन किया ना आपने। क्या ऐसा प्रबंध करोगे कि आपदा आए ना, और हो गया तो क्या करोगे यार? यही तो है। पेंडेमिक आया तो आप बचाव में लग गए, ये मैनेजमेंट था। आगे आए ना, उसके मैनेजमेंट में लगे हो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आगे के लिए था ना ये। तो ये डिजास्टर से कैसे निपटोगे? इकोनॉमी से। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो जानते नहीं थे क्या कि अगर ये सब वर्गों में, जातियों में और ये छूत अछूत सब बंटे रहेंगे तो हम भीड़ कैसे इकट्ठी करेंगे? हाँ, अकेले गांधी जी आंदोलन करेंगे? कचरा खेलेगा, कचरा खेलेगा। वो क्या बोला वो सरपंच को, उसके कंधे पे हाथ पे रख करके क्या बोला? कचरा खेलेगा। कचरा कैसे खेलेगा? कचरा तो छूत है। लेकिन वो क्या बोलता है? ये कोई मौज मस्ती के लिए नहीं हो रहा है, तिगुना लगान। ये जिंदगी की लड़ाई है। और कचरा खेलेगा किस लिए? कि कचरा की जरूरत है। तो ऐसे समाज में जरूरत को समझो, छूत अछूत में मत उलझो। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करेंगे, 47 में 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कहां से करेंगे? 2047 भारत विकसित देश होगा। हमको तो लग रहा बहुत देर में विकसित होगा, 2-4 साल में विकसित हो जाना चाहिए। तो काहे नहीं हो रहा है? जीडीपी काहे नहीं दहाई में जाती है? इसलिए नहीं जाती है कि यहां की महिलाओं में जीडीपी है जो कामगार नहीं है, 4.22। वर्ल्ड बैंक ने बरसों पहले कहा था कि भारतीय महिलाएं जो पढ़ी लिखी कामगार हो जाएं तो 4.22 जीडीपी रातों रात बढ़ सकती है। 6-7 रहती है, 4-5 और बढ़ गया तो चले गए ना दहाई में। अब मिलेगा लक्ष्य। तो अर्थव्यवस्था सही तो डिजास्टर को मैनेज करना सही होगा कि नहीं? न एनडीआरएफ, न ये, न उनका पैसा, न मैन पावर, न टेक्निक, न ये फलाना, ये सब दिक्कत रहती है ना। बताया ना, अफ्रीका के दर्जनों देश ऐसे थे कि जो दवाई बना ही नहीं सकते थे। दवाई बनाना तो छोड़ो यार, फैक्ट्री में कच्चा माल लाओ या बनाओ, दवाई खरीद नहीं सकते थे अपने लोगों को टीका लगाने के लिए। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था जान से मार सकती है, जान से। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार बिकवा दे, इतने तक ही अर्थव्यवस्था नहीं रुकती। अर्थव्यवस्था फांसी लगवा देती है, अर्थव्यवस्था अस्तित्व मिटवा देती है, अर्थव्यवस्था जान से मरवा देती है।
और इस अर्थव्यवस्था के नैरेटिव को समझिए कि रुकावट कहां है। रुकावट को समझेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा। दंगल पिक्चर देखे हैं कि नहीं? हाँ, दंगल पिक्चर में वो महावीर फोगाट इस बात का अफसोस रहता है कि यार मेरे पास बेटा नहीं है, कुश्ती लड़वाना था, लेकिन वो बबीता और गीता जो है एक दिन एक लड़के को पीट के आती है स्कूल में, देखे हैं ना? तो शिकायत आती है, तो उसका शिकायत के दौरान उसके माथा ठनकता है कि दंगल तो ये भी लड़ सकती हैं। वही टर्निंग पॉइंट था ना जो पिक्चर में दिखाया गया। हमारी व्यवस्था में टर्निंग पॉइंट क्या है? हमने बहुत पहले दैनिक जागरण के लिए लेख लिखा था, महिलाएं विकास की कुंजी हैं। समझे ना, महिलाएं विकास की कुंजी हैं। अगर ताला कितना बड़ा लगा दो, खुलता तो एक छोटे से कुंजी से है, और वो कुंजी महिलाएं हैं। आदमी वो ताला है जो है तो बहुत हर जगह, लेकिन अभी पूरा काम बिना कुंजी के संभव नहीं है। जीडीपी में रातों रात बढ़त तब होगी दहाई में जब महिलाएं होंगी, काम करते हुए दिखेंगी, कल कारखानों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, डेंट क्या है, परिवार में क्या दिक्कत आती, वो मुद्दा है, बट अनुकूलन जो इकोनॉमी का है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था की कमी लोगों को फांसी लगवा सकता है, उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता, संबंधों को खत्म कर सकता है, रोज एक नया संघर्ष पैदा करा सकता है, पैसों की कमी से रिश्ते खत्म हो सकते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को महत्व दिए बगैर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप कुछ गलत तो कर रहे हैं। और उसका रिफ्लेक्शन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के जितने इंतजाम हो सकते हैं वो अपने संविधान के भीतर किया है। और गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च में गांधी जी किसको ले गए थे? सब ब्राह्मण ही थे क्या? सब थे उसमें। और इतना भीड़ लेकर नहीं जाते तो है अंग्रेज रास्ते में जीप में बैठा के वापस नहीं ला लेता। हाँ, दो किसान चले जाएं वहीं आंदोलन करें जंतर मंतर पे, आधा घंटा में गायब हो जाएंगे। तो भीड़ आएगी कहां से? छुआछूत करेंगे वहां से, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे वहां से? नहीं, भीड़ आएगी सबको मौका देने से, सबके बराबर होने से। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? दो चार लोग कमाने से। एक अंबानी से आएगी इकोनॉमी, अडानी से नहीं, बाकियों के भी काम करने से। तो इस डिजास्टर को कैसे रोकेंगे? इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन इस पर है। और इंटरनल सिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन है कि नहीं इकोनॉमी पे? हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी तकनीक आप कैसे, चंद्रयान कैसे पहुंचा बिना पैसे के? और ये थर्ड पेपर में सब डाला गया है। इकोनॉमी को बिना ठीक से समझे बाकियों को भी ठीक से नहीं समझा जा सकता, जैसे संविधान को समझे बगैर बाकियों को ठीक से नहीं समझ सकते। समझिए ना, देखो, नजरों से उतरना और नजरों में उतरना, मतलब आंखों से उतरना और आंखों में उतरना।
जो आंखों से उतरे हैं, अगर आंखों में उतरे होते तो ताकत बनते। तो कुछ विषय ऐसे हैं कि आंखों में उतारिए, उनकी आंखों में आप उतरिए, नहीं प्रीलिम्स मेंस का खेल ऐसे घनचक्कर में फंसा देगा। भीड़ बहुत है, सीट कम है, लापरवाही भी अपनी तरफ से बहुत है, मतलब 3 का 13 होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इसके कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसके कंपैरेटिव एस्पेक्ट को बहुत शिद्दत से समझ करके आगे बढ़िए। समझ गए? इसके बाद आता है चौथा पेपर, फोर्थ पेपर। क्या है ये? एथिक्स है ये। एथिक्स, एथिक्स के शुरू के 4 टॉपिक, पता नहीं आपने सिलेबस ठीक से देखा कि नहीं देखा। 1 2 3 4 और लास्ट का 8वां टॉपिक ये केस स्टडी है। कहीं कहीं 9 लिखा होगा, ठीक है। और अगर इसमें एक टॉपिक 5 कर दें जो इंडियन कॉन्टेस्ट में है, अगर हम दुनिया के महापुरुषों की बात करते हैं तो इंडियन महापुरुषों की बात करें। बाकी के टॉपिक में आप देखेंगे केस स्टडी के बाद के ऊपर और इसके पहले तो सारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है? शासन, सिविल सेवा, उनके कंडक्ट, आचरण, ट्रांसपेरेंसी, ये सब लिखा हुआ है। एम्पैथी, सिंपैथी, व्हाटएवर, इमोशनल इंटेलिजेंसी वगैरह, भावनात्मक, ये सब चीजें। आप ये चीजों को देखेंगे तो ये कहां से आया? 3 टॉपिक ऐसे हैं एथिक्स में, 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसका कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से है। अगर यहां अध्ययन ठीक हो तो इसके एप्लीकेशन को ठीक से कर लिया जाए तो एथिक्स के 3 टॉपिक इन्हीं की वजह से क्लियर हो जाते हैं। काहे? सिविल सेवकों को एथिक्स नहीं चाहिए, एम्पैथी सिंपैथी नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? गरीब आदमी के प्रति आप दया नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। कोई कमजोर है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, उसके प्रति नजरिया नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना। तो वो सब इसमें दिया है। और ये जो दिया है क्या उस सोशल जस्टिस से अलग है क्या? जब हम कहते हैं गरीबों के प्रति आप चिंता कीजिए, गरीबों पर दया कीजिए, ये लिखा है यार, पढ़ लेना उसको। तो सोशल जस्टिस में आप क्या करते हैं? गरीबी के लिए क्या करते हैं? भूखमरी के लिए क्या करते हैं? दया ही तो करते हैं। सरकार क्या कहती है? हमने इतने करोड़ लोगों को बिजली मुफ्त दिया, इतने करोड़ लोगों को सिलेंडर मुफ्त दिया, उज्ज्वला योजना में ये किया, फलाना में वो किया, ढिमका में वो किया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। क्या है ये? क्या है बताओ? सोशल जस्टिस ही तो है। और कर कौन रही? सरकार। सरकार कहां पढ़ते हैं? संविधान में। कर क्या रही? सोशल जस्टिस। और सरकार क्या है? सोशल वर्कर ही तो है। बताया तो था। तो उसका रिफ्लेक्शन 3 टॉपिक में यहां भी है। कहां? इसमें भी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बच्चा जो यात्रा है ना, वो 2-4 कदम की नहीं है। सिविल सर्विसेज में उसके लक्ष्य तक ले जाने में इसका बड़ा रोल है। 3 पेपर आपने देखा ना। पहला पेपर का हमने जिक्र नहीं किया अभी तक।
ठीक है ना। इतिहास तिथियों का तो भूगोल स्थानों का अध्ययन करता है। जैसे कहा जाए नेपाल कहाँ है, तो ये भूगोल है, लेकिन नेपाल कब बना था ये इतिहास है। समझे ना। जैसे हम बोलते हैं नेपाल कहाँ है, तो स्थान का बोध होता है। जैसे कहते हैं कब बना था, तो तिथि का बोध होता है। तो तिथियों का अध्ययन इतिहास हो जाता है और स्थान भूगोल का अध्ययन। लेकिन कब कहां ये एक जैसे शब्द नहीं लगते हैं एक साथ जुड़े हुए। क्यों? कब कहां एक साथ नहीं लगते। जैसे कहा जाए अशोक का स्तंभ कहां पर है, एक है ना कालसी में, क्या है वो, पत्थर है ना एक, कहां है, कहां है। अरे यार अशोक का वो शिला पट्टवा जो पत्थर का लगा है कहां है, यहां देहरादून में, कालसी में है। कालसी क्या हुआ, हाँ बताओ, कालसी क्या हुआ, जगह हो गया, स्थान। तो किसका बोध कराया, भूगोल का। अब जाओगे कब लगा, किसका बोध हुआ, ये इतिहास का। फर्स्ट पेपर में जाओगे तो इतिहास भूगोल दोनों है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। ठीक। और हिस्ट्री के भीतर क्या है, हिस्ट्री के भीतर हेरिटेज है, हिस्ट्री के भीतर कल्चर है, आर्ट है। ऐसा मंदिर, ऐसा ताजमहल, वैसा ये कहाँ कब था, ताजमहल कहाँ है, आगरा क्या हुआ, स्थान। ठीक। और कब बना, ये इतिहास हो गया। तो इतिहास और भूगोल एक टॉपिक है। आपने देखे हो कि विगत कुछ वर्षों से हम लोग भूगोल में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट कोई बड़ा इशू नहीं होता था। अब एक सब्जेक्ट के रूप में उसको बाकायदा बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि आपको आपका रिफ्लेक्शन कहां जाना चाहिए, आपके होने का क्या फायदा है घर में। एक शादी ब्याह का घर होता है, उसमें कुछ रिश्तेदार जब आते हैं, एक लड़का ऐसा होता है कि वो सब्जी खरीदने जाएगा, मसाला खरीदने जाएगा, ये कर रिश्तेदारी है, वो सारा काम करेगा। और एक आते हैं खा पी करके हाथ धो के चले जाते हैं। तो उसके होने का फायदा ज्यादा था ना वहां पे। जो इशू है हमारे पास, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका ज्यादा है। भाई एक बार आप खदान कहाँ है नहीं जानते हैं चलेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है घर में जो फ्रिज है इसकी वजह से क्या नुकसान होता है, ये जानना चाहिए। एक बार आपको यह समझ में नहीं आएगा कि भाई ये जो क्या बोलते हैं दुनिया भर के स्पीसीज जंगलों में हैं, लेकिन एक बार ये समझ में आता है कि यार ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, इससे तो बड़ा लॉस होता है, ये समझ आनी चाहिए। तो जब हमारे आगे से ही चीजें बदल रही होंगी तो हमें रोका जाएगा, और रोकने के लिए क्या अवेयरनेस डेवलप करें। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट क्या है, एक जमाने पहले था इकोलॉजी इन्वायरमेंट हमारे लिए इतना चिंता का विषय ही नहीं था। जब चिंता का विषय नहीं था तो हमारे चिंतन में नहीं था। अब आज हर जगह शहर बसे जा रहे हैं, पेड़ उड़ कटे जा रहे हैं, बोले यार इनको ठीक से पूछो। ये सब है फर्स्ट। अगर देश का इतिहास नहीं पता है, देश का ज्योग्राफी नहीं पता है, तो देश का संविधान पता हो ये ना पता हो, अरे यहीं तो हम यहां आए हैं। हमारे संविधान में सिर्फ अकेले थोड़ी ना चीजें हैं, हम कस्टमाइज भी तो हैं। समझ में आया समझ में कुछ। तो इसके कोरिलेशन एस्पेक्ट को थोड़ा मजबूती से कैरी नहीं करेंगे तो सवाल 2-3 जो रह जाते हैं, जो 2-3 रह जाते हैं प्रीलिम्स में,
वो इसलिए नहीं रह जाते, बहुत मेहनती लोगों को भी रह जाते हैं, वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो इसको प्री का सिलेबस बना के बैठे, वो मेन का सिलेबस बना के बैठे, है ना। ये मेन का सिलेबस नहीं है, ये सिविल सर्विसेज का सिलेबस, ठीक है।